नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो आज हमारे सामने आता है उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा प्रतिबिंब यानी इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण। इंग्लिश में बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें दो ही स्थितियां बनती हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर रहती है, मतलब इंफिनिटी पर रहती है, और दूसरी जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में रहे, ध्रुव के बीच में रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? जब वस्तु कहां पर रहे? जब वस्तु आपकी अनंत पर रहे। तो पहली स्थिति आ रही है आपके सामने, जब वस्तु अनंत पर हो। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उसका साइज देखेंगे, नेचर देखेंगे और पोजीशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूं क्या, आपका उत्तल दर्पण। तो ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसकी दसी हुई सतह पर ये पॉलिश की हुई है। तो ये हमने पॉलिश कर दी है। अब हम क्या खींचे? हम खींचेंगे अब क्या, आपका मेन एक्सिस खींचेंगे। तो मेन एक्सिस हमें खींचनी है। चलिए मेन एक्सिस खींचते हैं। तो मेन एक्सिस आपकी इस प्रकार से, ये मेन एक्सिस आ गई है। ठीक है, अब इस मेन एक्सिस पर क्या क्या रहता है? तो इस मेन एक्सिस पर आपका ध्रुव रहेगा, मतलब पोल रहेगा। तो यहां पर तो क्या रहता है? ये तो हो गया है पोल, ध्रुव। और ये हो गया आपका क्या? फोकस। और ये हो गया आपका सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब मैं क्या खींचूं? दो रे लाऊंगा अनंत से। तो हम दो रे लाते हैं अनंत से। तो पहली रे तो ये आई, और दूसरी रे ये आई है। ठीक है, तो ये रे क्या कर रही है? आ रही है। जब ये रे आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी ऐसे। तो कैसे फैलेंगी? तो इस प्रकार से फैल जाएंगी। ये तो इस प्रकार से हो गई है, और ये इस प्रकार से हो गई है। ठीक है, तो ये क्या जा रही है? टकराने के बाद में अर्थात रिफ्लेक्ट होने के बाद में जा रही है। अब इन दोनों रे को कहां पीछे बढ़ाते हैं। अब पीछे बढ़ाने पर ये कहां पर मिलती है? वहीं पर ही किसका निर्माण होगा? आपका इमेज का निर्माण होगा। तो देखिए इनको हम पीछे बढ़ा लेते हैं डॉट लाइन से। तो इस प्रकार से देखिए ये यहां पर मिल रही है। ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर मैं दोबारा से इसको कलर दूसरा ले लेता हूं, व्हाइट ले लेता हूं। तो अब इसको पीछे बढ़ाते हैं। ये लीजिए, बढ़ा दिया इसको। इसको भी पीछे बढ़ाता हूं। तो देखिए ये इसको पीछे बढ़ा दिया मैंने, ये बढ़ा दिया। तो ये कहां पर मिली? फोकस पर। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर रहती है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इमेज फॉर्मेशन फोकस पर, मतलब दोनों किरणें जहां पर मिलती है वहीं पर किसका निर्माण होता है? इमेज का निर्माण होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, पहली बात करेंगे इसकी स्थिति, यानी पोजीशन कहां पर बनी। प्रतिबिंब कहां पर बना? तो वो बना फोकस पर, एफ पर बना, फोकस पर। दूसरी बात, जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, इसका साइज देखते हैं। मतलब ये कैसा बनेगा? साइज मतलब आकार। आकार में कैसा बनेगा? तो ये अत्यधिक छोटा बनेगा।
अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार बनेगा, पॉइंटेड। अगली बात है, जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण में बनने वाली सभी इमेज अर्थात जो प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी और सीधे रहते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या रहेगी? आभासी वह सीधा रहेगा ये इमेज। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में? जब वस्तु कहां पर रहती है? अनंत पर रहती है। तो जब वो वस्तु अनंत पर रहती है तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात लेते हैं किसके बारे में? दूसरी स्थिति, जब वस्तु कहां पर रहे? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रहे। तो दूसरी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी स्थिति हमारे पास आती है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रहे, जिसको पोल बोलते हैं, ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रहता है तो उत्तल दर्पण में अर्थात कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब होता है। उसकी स्थिति देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, साइज देखेंगे, आकार देखेंगे और उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो हम देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं आपका उत्तल दर्पण। तो ये आपका उत्तल दर्पण है। अब इसकी दसी हुई सतह पर क्या रहती है? इस प्रकार से ये पोलिस रहती है। तो ये पोलिस। अब मैं क्या खींचूं? मैं खींचूंगा अब क्या? मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष खींच लेता हूं। तो ये अब क्या है? मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष जो होती है इस पर क्या रहते हैं? एक तो रहता है ये जो है यहां पर तो रहेगा पोल, और यहां पर मैं मान लेता हूं क्या? ये एफ मान लेता हूं, जिसको बोलते हैं फोकस। और यहां पर मैं क्या मान लूं? यहां पर मैं मान लेता हूं एफ, सॉरी सी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोला जाता है। अब हम क्या कहां पर रखें? सी व सॉरी अनंत व और किस पर? पी के बीच में। तो मैं इस किस पर ले लूंगा? मुख्य अक्ष पर ले लूंगा उस वस्तु को। तो मैं इस मुख्य अक्ष पर ही वस्तु को लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं यहां पर क्या है? वस्तु है। तो ये वस्तु है यहां पर। ठीक है, अब इसे क्या खींचे हम? प्रकाश किरणें खींचेंगे। तो पहली प्रकाश किरण तो ये आई। ठीक है, ये प्रकाश किरण आ रही है। अब देखिए ये आ रही है तो ये टकराएगी तो किससे गुजर जाएगी? ये फैल जाएगी इससे। तो ये इस प्रकार से ये फैल जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी प्रकाश किरण खींचेंगे किससे? आपका इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम खींचते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये किरण आई है। चलिए, तो यहां तक तो ये पूरी क्या आएगी? ये किरण आएगी, बाद में डॉट डॉट के जरिए आएगी यहां पर। तो मैं इसको दूसरे कलर के जरिए दर्शा देता हूं। ये आगे ऐसे डॉट डॉट के जरिए आएगी। तो इस वक्रता के अंदर से गुजरती हुई हमें क्या दिखाई देगी? ठीक है, अब इसको मैं क्या मिलाऊं? इस किरण को पीछे मिलाता हूं। तो ये लीजिए, ये किरण है, इसको हम पीछे मिलाएं। तो ये वाली किरण और ये वाली किरण कहां पर मिल रही है? पी व एफ के बीच में मिल रही है। और जहां पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहां पर प्रतिबिंब कहां पर बना? ध्रुव अर्थात पोल के बीच में और फोकस के बीच में बना है। ठीक है, तो अब बात लेते हैं किसके बारे में? हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब, तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात पोजीशन। कहां पर बना प्रतिबिंब? तो देखिए यहां पर बना है
P व F के बीच में बना है। तो यहां पर लिख देता हूं P, P को बोलते हैं पोल ध्रुव, और F के बीच में, F को बोलते हैं फोकस के बीच में। दूसरी बात देखिए, इसकी साइज की बात कर लेते हैं, मतलब आकार जिसको बोला जाता है, तो आकार में कैसा रहेगा, ये प्रतिबिंब छोटा रहेगा, तो ये छोटा। और अगला है इसकी प्रकृति, अर्थात नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको प्रकृति में ध्यान रखना है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, अर्थात जो इमेज होती है, वो कैसी रहती है, हमेशा आभासी और सीधी रहती है। तो यहां पर आभासी रहेगी और सीधी रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियां ध्यान में रखनी है। तो आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या, मैं यहां पर नोट लगा कर लिख देता हूं कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा, उसकी नेचर कैसी रहेगी, तो वो आभासी रहेगा, वर्चुअल रहेगा, वह सीधा रहता है, आभासी वह सीधा रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उत्तल दर्पण में, अर्थात जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, इसमें बनने वाली जो प्रतिबिंब है वो कैसी रहेंगी, आभासी और सिद्धि रहेंगी। ठीक है, और दो ही स्थिति थी, जब वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु अनंत व पोल के बीच में, अर्थात ध्रुव के बीच में रहता है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो वो बनता है आपका कहां पर, पोल व फोकस के बीच में, अर्थात ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे अब हम बात लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा कि इस जो उत्तल दर्पण है, इसका उपयोग जो गाड़ियां होती है, तो गाड़ी के साइड में जो ड्राइवर साइड होती है, ड्राइवर साइड में जो लगा होता है क्या, दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, वाहनों के पथ दृश्य में इसका उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पथ दृश्य, जिसको बोलते हैं विंग, या फिर बोलते हैं साइड मिरर के रूप में, यहां पर लिख देता हूं साइड मिरर, साइड दर्पण के रूप में। ठीक है, जो जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो ये साइड में ये दर्पण लगा हुआ रहता है, ताकि वो पीछे आने वाली गाड़ियों को देखता है। तो जो वो दर्पण लगा होता है वो रहता है आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण की बेनिफिट देखिए, ये जो उत्तल दर्पण होता है ये छोटा होता है, लेकिन ये बड़े, बहुत बड़े क्षेत्र के दृश्य को दिखा सकता है, इसकी ये लाभदायक होता है। तो गाड़ी अगर क्या रहती है, दूर रहती है, तो उसके दृश्य को भी दिखा देता है वो, पीछे वाली गाड़ियों के दृश्य को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि ये अधिक क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है, अधिक क्षेत्र के इमेज को अपनी जो क्षेत्रफल होता है उसमें कवर कर लेता है। ठीक है, तो यही आपके उपयोग हैं, यही उत्तल दर्पण के उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा दर्पण है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, तो वो कौन सा है,
उत्तल दर्पण है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं क्या, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी। या इसी को बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय परिपाटी। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या पढ़ना है, में इसमें हम देखेंगे कि जब वस्तु की जो दूरी होती है, जब दर्पण के सामने रखते हैं और जब उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उन दूरियों को हम कैसे प्लस माइनस लेते हैं, मतलब किसको धनात्मक लेते हैं और किसको ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, दर्पण रहेगा। ठीक है, चाहे वो गोलीय दर्पण हो, सॉरी, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो ये दर्पण है। अब सुनिए, इस तरफ क्या रहेगी, ये मैं कर देता हूं इस पर क्या, मुख्य अक्ष दिखाई देता हूं। ये अभी क्या है, मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है। अब क्या करते हैं हम, जो वस्तु होती है, वस्तु जो होती है, वस्तु को हमेशा किस तरफ रखते हैं, तो ध्यान रखना है, जो ये दर्पण होता है, दर्पण का जो इस तरफ वाला जो सिरा होता है, ये तो क्या क्या रहता है, बायां भाग रहता है, ये बायां भाग। और दर्पण के आगे वाला जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, दायां भाग बोलते हैं, दायां भाग, जिसको बोलते हैं राइट पार्ट। अब सुनिए, वस्तु को हमेशा दर्पण के किस तरफ रखते हैं, बाईं तरफ। तो आपको ध्यान रखना है, बिंब को हमेशा इस तरफ रखा जाता है, बिंब को बोलते हैं वस्तु, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरफ रखते हैं, बाईं तरफ। और बिंब जो जो होता है, बिंब, तो बिंब को हमेशा किस तरफ रखते हैं, यहां पे लिखता हूं बाईं तरफ, बाईं ओर। ठीक है, और जो ये बिंब होता है, ये जो बिंब होता है, इसकी जो दूरी होती है, यहां पर क्या रहेगा, पोल रहेगा, ध्रुव रहेगा। तो ये जो वस्तु यहां पर रखी होती है, इसकी दूरी को इस पोल से मापते हैं। और इसकी दूरी को किससे दर्शाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी दूरी को दर्शाते हैं, दूरी को हमेशा दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो बिंब है, ये इस तरफ रखा होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब, उसकी भी हम दूरी दर्शाएंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी को किसे दर्शाएंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी, वो हम दर्शाएंगे किसे, वी से दर्शाएंगे, ध्यान में रखना है। अब सुनिए, जो आपका जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है, उसमें जो आपकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा किस तरफ बनता है, पीछे की तरफ बनता है। तो जब पीछे की तरफ अर्थात दाईं तरफ बनता है प्रतिबिंब, तो वो दूरी हमेशा कौन सी लेनी है, प्लस में लेनी है। तो उत्तल दर्पण में जो वी रहता है, वी जो रहेगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और आपको ध्यान रखना है, जो बिंब की जो दूरी होती है, दूरी जो हमेशा रहेगी, यू जो रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब पोल के जब इस तरफ दूरी मापते ऐसे आते हैं, तो वो हमेशा दूरी कैसे रहती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, और पोल के जब आगे की तरफ दूरी मापते हैं, तो वो हमेशा दूरी कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। इस तरफ तो नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है, और देखिए, बिंब को हमेशा हम इस तरफ रखते हैं, तो बिंब की जो दूरी होती है, वो हमेशा कैसी रहती है,
नेगेटिव रहती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ध्यान में रखना ये वाली बात आपको। ठीक है। और आपका जो प्रतिबिंब है उसमें ध्यान रखना है, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव में रहती है। और प्रतिबिंब की दूरी को v से मापते हैं और बिंब की दूरी को u से मापते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, जो ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। मतलब यहां पर क्या रखा जाएगा, बिंब। तो बिंब की जो ऊंचाई है, जिसको किसके साथ एच से दर्शाते हैं, तो जो एच है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। मतलब इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु रखी होती है उसकी ऊंचाई को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान में रखना है। तो जो बिंब है उसकी ऊंचाई हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब सुनिए, और बिंब की ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसे इसके नीचे रहती है वस्तु, इससे कोई वस्तु नीचे रहती है तो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, नेगेटिव। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है, बस यही एक इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, आपका जो फोकस होता है, एफ, फोकस, फोकस दूरी मापते ना, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस जो दूरी होती है ये आपको ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि आपका जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ये पीछे की तरफ होती है, मतलब दाईं तरफ रहती है। ये बात समझ में आ गई होगी। और अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमेशा कैसी रहेगी, फोकस दूरी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ये बाईं तरफ होती है, और बाईं तरफ जो दूरियां मापी जाती है वो हमेशा कैसी रहती हैं, नेगेटिव रहती हैं। और दाईं तरफ जो दूरियां मापी जाती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। ये बात समझ में आई क्या। अब मैं इसको शॉर्ट रूम में लिख देता हूं यहां पर। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, जो बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, यू से। ये हमेशा किस में रहेगी, ध्यान रखना है, नेगेटिव में रहेगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, दोनों, उत्तल व अवतल दोनों। ठीक है, कुछ नहीं देखना वैसे यहां पर। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, उसको दर्शाते हैं v से। और आपको ध्यान रखना है, जो ये है ये किसमें, आपका जो उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण तो कैसे रहेगी, ये प्रतिबिंब की दूरी जो v है वो हमेशा किस में रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। और जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो आपका जब वस्तु को फोकस और पी के बीच में रखते हैं, ध्रुव के बीच में रखते हैं, उस समय क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब वस्तु को फोकस मतलब एफ व पी के बीच में रखते हैं वस्तु को, उस समय जो प्रतिबिंब बनता है उस समय क्या रहेगी, उसकी जो ये दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v का मान वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी की जो स्थिति होगी अवतल दर्पण में, शेष शेष स्थिति में क्या रहेगा, शेष स्थिति में नेगेटिव रहेगी, ध्यान में रखना ये वाली बात। ठीक है। और हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, विभिन्न प्रकार की स्थिति, 6 स्थिति थी, जिसमें 5 स्थिति थी उसमें नेगेटिव रहेगा, और जो छठी स्थिति बनी थी, जो प्रतिबिंब बना था वो दर्पण के पीछे बना था, उस स्थिति में पॉजिटिव रहेगा क्या, v का मान। ठीक है। अब आगे सुनिए, आगे अब देख लेते हैं किसके बारे में, फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी, जिसको
स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण में तो कैसी रहेगी? उत्तल दर्पण में तो हमेशा कैसी रहेगी? ये पॉजिटिव रहेगी। और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें कैसी रहेगी? ये नेगेटिव रहेगी फोकस दूरी। ध्यान रखना है। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब किसके बारे में? पर आपकी जो बिंब की ऊंचाई के बारे में। बिंब की ऊंचाई, तो आपको ध्यान रखना है बिंब की ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं। और ये हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है बिंब की ऊंचाई। ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों में कैसी रहेगी ये? दोनों में रहेगी आपकी पॉजिटिव। आगे देख लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी रहेगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल आगे सोल्व होंगे। उसको एच डे से दर्शाते, किसको? प्रतिबिंब की ऊंचाई को। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये हमेशा कैसी रहती है? उत्तल दर्पण में तो ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जो छठवीं स्थिति बनी, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, किसी स्थिति में जब वस्तु एफ और पी के बीच में रहता है। यही एक बात ध्यान रखनी है, जब वस्तु एफ व पी के बीच में रहती है, उस समय जो प्रतिबिंब बनता है, उस समय क्या रहती है? ये पॉजिटिव रहती है। बाकी स्थिति में क्या रहती है? ये नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्या? चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये अगर समझ में आएगा तभी आगे क्या होंगे? न्यूमेरिकल जो है वो आपके सोल्व होंगे, क्योंकि ये जो चिन्हों का अंतर है यही फंसाता है न्यूमेरिकल में। अब आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? आगे हमारे पास आता है अब दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र जो होता है, इसमें होता है 1/f बराबर रहेगा 1/v और प्लस 1/u। और अभी हमने पढ़ लिया f क्या है, v क्या है और u क्या है। फिर से बता देते हैं। u तो क्या है? u है आपकी बिंब, वस्तु की दूरी, वस्तु बोल दे, या फिर इसको क्या बोल दिए? बिंब की दूरी। बिंब की दूरी कहां से? ध्रुव से। ध्रुव से, जो दर्पण का ध्रुव होता है ना, उससे। v क्या है? तो v यहां पर है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी। और यह भी हमने बात कर लिया कि यूं कब पॉजिटिव रहेगा, कब नेगेटिव रहेगा। यूं तो हमेशा क्या कैसा रहता है? नेगेटिव ही रहता है। वी के बारे में हमने बात की थी कि कब नेगेटिव रहता है, कब पॉजिटिव रहता है। और एफ यहां पर क्या है? एफ यहां पर है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? देखिए ये फॉर्मूला है, ये काम आएगा। और जो अभी हमने चिन्ह की बात की थी, वो इनके मान जो है वो चिन्ह के साथ रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। कब पॉजिटिव होता है वो, कब नेगेटिव होता है। तो ये होता है आपका क्या? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं क्या? एक यहां पर तो लेता हूं अवतल दर्पण, अवतल, और यहां पर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दोबारा से बात कर लेते हैं उसके बारे में, चिन्हों के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है जो v का u का मान है, वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो अवतल दर्पण में भी इसका पॉजिटिव रहेगा साइन, और उत्तल दर्पण में भी इसके साथ ये कैसी रहेगी दूरी? सॉरी, नेगेटिव रहेगी।
ये नेगेटिव रहती है हमेशा। दोनों ही दर्पणों में कैसी रहती है? नेगेटिव रहती है। क्यों? क्योंकि जो बिंब होता है वो किस तरफ रखा होता है? दर्पण के बाईं तरफ। और बाईं तरफ जो भी वस्तु रहेगी वो दूरी हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। आगे देखिए, अब बात लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। आपको ध्यान में रखना है अवतल दर्पण में क्या नेगेटिव भी रहता है और पॉजिटिव भी रहता है। क्या? v का मान, प्रतिबिंब की दूरी। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती है, तो उसमें जो छठी स्थिति है, जब वस्तु एफ मतलब फोकस व पोल के बीच में रहती है, वस्तु जब, तो ये इस स्थिति में, ये वाली स्थिति कब बनेगी? जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो। उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा, उस समय जो v का मान रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बाकी स्थितियां हैं उसमें कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ध्यान में रखना है। और उत्तल दर्पण में हमेशा जो v है इसका मान कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दाईं तरफ बनता है, और प्रतिबिंब के दाईं तरफ बनने वाली जो दूरियां होती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं? पॉजिटिव रहती हैं, धनात्मक रहती हैं। अब फोकस दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे रहेगी? नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बाईं तरफ होती है और बाईं तरफ की दूरियां नेगेटिव रहती हैं। और उत्तल दर्पण में कैसी रहेगी? धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दाईं तरफ रहती है और दाईं तरफ की दूरियां कैसी रहती हैं? पॉजिटिव रहती हैं। तो यहां पर मैंने फिर से इसके बारे में बता दिया है। अब हम चलते हैं क्या? आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब आवर्धन क्षमता के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और फिर मैग्निफिकेशन, आज मैग्निफिकेशन तक ही हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आज क्या? आवर्धन, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, और इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन? तो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और इसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि कोई प्रतिबिंब है वो बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, कितना गुना बड़ा है। तो इसके द्वारा हम पता करते हैं कि कोई जो प्रतिबिंब है वो बिंब की अपेक्षा, बिंब किसको बोलते हैं? वस्तु को। तो यहां पर लिखता हूं वस्तु। तो कोई प्रतिबिंब जो है वो बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा बना है या छोटा बना है? कितना गुना आवर्धित है? आवर्धित का मतलब बड़ा या छोटा। आवर्धित है, यह हमें कौन बताता है? मैग्निफिकेशन बताता है, अर्थात आवर्धन बताता है। अब मैग्निफिकेशन इसको एम से दर्शाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच डेस बटे एच। एच डेस क्या है? एच डेस यहां पर है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहां पर तो ये क्या हो गई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और इनको विद साइन के साथ लेना, चिन्ह के साथ, कि हमने बात की थी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कब पॉजिटिव रहेगी, कब नेगेटिव रहेगी। और एच यहां पर क्या है? बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अगर मान लीजिए मैं एच डैश और एच नहीं दे रखा है, बाकी और कुछ दे रखा है, तो इसका दूसरा सूत्र और आपको याद रखना है कि एम बराबर होता है -v/u। ये भी याद करना है। तो दो फॉर्मूले इसके, एक तो गया एम बराबर एच डैश बटे एच, और दूसरा हो गया एम बराबर -v/u। वी तो क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और वी, यू क्या है? यू है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। और दूरी हमेशा किसे मापते हैं? पोल से मापते हैं बिंब की दूरी। ठीक है, तो ये यहां पर होता है हमारे पास क्या? आवर्धन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको
कार्य चिन्ह परिपाटी आती है, दर्पण सूत्र आता है और आवर्धन क्षमता आती है। तो अगली क्लास में आप न्यूमेरिकल को आराम से कर सकते हो। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही बच्चों को क्या लगता है, डर लगता है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है अगर ये आते हैं। कौन कौन सा? पहली बात कार्य चिन्ह परिपाटी, दूसरा दर्पण सूत्र और तीसरा आवर्धन क्षमता। अगर ये तीनों चीज अगर आपको आती है, देखिए आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगा। किसी भी चीज पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो सरल पड़ जाती है। तो अगर ये तीनों अगर आपको आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल जो है वो आसान लगेंगे, इजी लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।